हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन के पहले 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए थे। आज मैं 11 से शुरू करूंगा और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज़ हम लेंगे जनरलिटीज़ टॉपिक के भी। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज़। द 11th एमसीक्यू इज़ द फेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। सबसे पहले फेवरेबल का मतलब कि प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया है उसको हम फेवरेबल बैलेंस कहते हैं और लॉस को अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं। द फेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी, ऑप्शन क्या है? ए इज एडिड इन लाइबिलिटीज, बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करंट एसेट्स, सी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटीज एंड डी इज एडिड ऑन कैपिटल। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन जब मैंने करवाया था तो मैंने कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन में जितने भी प्रॉफिट या इनकम्स हैं वो ऐड हो जाती हैं और जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं वो हम माइनस कर देते हैं। तो क्योंकि ये फेवरेबल बैलेंस मतलब प्रॉफिट की बात हो रही है तो जो भी प्रॉफिट है हम कैपिटल में ऐड कर लेते हैं। राइट आंसर इज डी, एडिड इन कैपिटल, की हम उसको कैपिटल में ऐड कर लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। 12th MCQ इज परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एंड फॉर कैश विल इफेक्ट। अगर हम गुड्स कैश पे भी खरीदें और क्रेडिट पे भी, क्रेडिट मतलब उधार पे भी, तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा? ऑप्शन ए इज कैश एंड गुड्स, ऑप्शन बी कैश गुड्स एंड क्रेडिटर, ऑप्शन सी कैश एंड क्रेडिटर, ऑप्शन डी कैश क्रेडिटर एंड ओनर इक्विटी। जब हम गुड्स खरीदते हैं कैश में या क्रेडिट में, सबसे पहले हमारी गुड्स ज़रूर इंक्रीज होती हैं, वो चाहे कैश में खरीदो या क्रेडिट में। तो एक इफेक्ट गुड्स में आएगा। दूसरा, क्योंकि हम कैश में खरीद रहे हैं तो दूसरा इफेक्ट हमारा कैश पे भी आएगा क्योंकि हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा। और तीसरा इफेक्ट, क्योंकि हम क्रेडिट पे भी खरीद रहे हैं तो क्रेडिट मतलब एक लाइबिलिटी है जो आपको फ्यूचर में पे करनी है, तो लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी पे भी इसका इफेक्ट आएगा। तीन चीज़ों पे इफेक्ट आ रहा है, कैश पे, गुड्स पे और लाइबिलिटी पे। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, यानी कैश गुड्स एंड क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, यानी जिसको हमने पैसा पे करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। 13 इज द लाइबिलिटी ऑफ फर्म आर रुपीज़ 3000, कैपिटल इज 7000, एसेट्स आर। एक फर्म की लाइबिलिटीज़ 3000 की हैं, कैपिटल 7000 की है और एसेट्स कितने की होंगे ये हमें बताना है। दोस्तों अकाउंटिंग क्वेश्चन आप सबने पढ़ी है और मैंने बताया था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लो सिंपल। फर्म की लाइबिलिटीज़ जो हैं वो 3000 की हैं, ठीक है, और फर्म की कैपिटल 7000 की है। ठीक है, तो अब 7 और 3 अगर ऐड करोगे वो हो जाएगा 10,000। इसका मतलब हुआ कि फर्म के जो एसेट्स हैं वो 10,000 के हैं। राइट आंसर इज 10,000 और वो है बी। तो आपको बी का आंसर दे देना है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ओनर्स इक्विटी इंक्रीज। इनमें से किन कारणों से ओनर्स की इक्विटी यानी कैपिटल इंक्रीज होती है? तो फर्स्ट इज ए इज एक्सपेंस, बी इज ओनर ड्राइंग्स नॉट ड्रॉयर इट्स ड्राइंग, सी इज रेवेन्यू मतलब इनकम और डी इज लॉस। तो मैंने अभी बताया था, जब हमने अभी टॉपिक शुरू ही किया है तो मैंने बताया था कि कैपिटल कब इंक्रीज होती है? प्रॉफिट और इनकम्स पे, और डिक्रीज कब होती है? लॉसेस पे, एक्सपेंसेस पे या ड्राइंग्स पे। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ऑनर इक्विटी इंक्रीज, की इंक्रीज कब होगी? एक्सपेंस से डिक्रीज होती है जो फर्स्ट ऑप्शन है। ऑनर जब ड्राइंग्स करता है तब भी कैपिटल डिक्रीज होती है। डी ऑप्शन जो है लॉस, तब भी कैपिटल डिक्रीज होती है। रेवेन्यू मतलब सी जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब इनकम, तो जब भी इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, ऑनर की कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती है। तो इसने कहा था कि इनमें से किन कारणों से ऑनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो रीज़न क्या है उसमें? रेवेन्यू, रेवेन्यू की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। 15th, एक्सपेंस पेड बाय बिजनेस डिक्रीज। अगर कोई बिजनेस अपने एक्सपेंस पे करता है तो उससे बिजनेस की क्या चीज़ डिक्रीज होगी? ऑप्शन ए इज कैश, ऑप्शन बी इज कैपिटल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए जब कोई बिजनेस एक्सपेंस पे करता है तो ऑफकोर्स उसकी कैश डिक्रीज होगी क्योंकि एक्सपेंस कैश से ही पे होंगे। बी कैपिटल, ये तो मैंने अभी भी बताया कि जब भी हम कोई एक्सपेंस पे करें या लॉस हो आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है। तो दोनों ही कैश और कैपिटल दोनों ही डिक्रीज होते हैं। राइट आंसर इज सी, यानी बोथ ए एंड बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 16, सेल ऑफ फिक्स एसेट फॉर कैश वुड। अगर हम फिक्स एसेट्स को कैश पे बेचें तो उससे क्या इफेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज रिड्यूस करंट एंड फिक्स एसेट्स। हमारे करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स कम हो जाएंगे। करंट एसेट्स इन जिसमें कैश, डेटर, बैंक, स्टॉक, ये सारे करंट एसेट्स में आते हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं। और फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमने खरीदे हैं, जो एक साल के बाद ही कैश में कन्वर्ट हो, यानी जिनको हम यूज़ करके फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करें, उनको हम फिक्स एसेट कहते हैं। ठीक है,
तो सेल ऑफ फिक्स एसेट वुड फॉर कैश वुड रिड्यूस करंट एसेट एंड फिक्स एसेट्स, कि वो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को कम करेंगी। या बी कीप करंट एंड फिक्स एसेट अनचेंज, कि करंट एसेट्स और फिक्स एसेट को अनचेंज रखेंगे। सी इंक्रीज करंट एसेट्स एंड डिक्रीज फिक्स एसेट, कि करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स हमारे इंक्रीज होंगे और फिक्स एसेट्स डिक्रीज होंगे। और डी रिड्यूस करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, की करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों कम हो जाएंगे। देखिए, जब हम फिक्स एसेट बेचेंगे तो कोई भी चीज़ हम बेचें, चाहे वो एसेट है कुछ भी है, वो चीज़ हमारी डिक्रीज़ होगी। इसका मतलब फिक्स एसेट डिक्रीज़ होंगे, ये पक्की बात है। और हम बेचेंगे कैसे? कैश में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। कैश हमारा करंट एसेट्स में आता है। सो करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे और फिक्स एसेट डिक्रीज होगा। सो राइट ऑप्शन इज सी, कि इंक्रीज करंट एसेट्स एंड डिक्रीज फिक्स एसेट्स। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम फॉलोइंग। हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं और हमें कहा है कि अकाउंट रिसीवेबल इज एन एसेट, तो हमें वो निकालना है। तो इसकी हम सिंपल एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या आपको पता है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। जो एसेट्स हैं वो एसेट साइड में लिख देंगे, जो कैपिटल है कैपिटल के नीचे लिख देंगे, लाइबिलिटीज़ के नीचे। कैश हमारा 40,000 है, ये हमारा एसेट में आता है। ठीक है, मैंने लिख दिया कैश। ठीक है, अकाउंट पेएबल ये हमारी लाइबिलिटी है, तो इसको लाइबिलिटी के अंदर लिख देंगे नीचे 30,000। ठीक है, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट भी हमारा एसेट है, तो इसको भी एसेट के नीचे इसी में ऐड कर देता हूँ मैं, कि ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 के हैं। एसेट्स का टोटल कर लेंगे हम। ठीक है, और ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल कितनी है? 80,000। तो अगर आप टोटल करो तो आप देखोगे कैपिटल लाइबिलिटीज़ का टोटल 1,10,000 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल इन दोनों का आ रहा है 60,000। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लो आप। तो आप डिफरेंस करोगे 1,10,000 में से 60,000, तो डिफरेंस आपका कितना आएगा? 50,000। तो आपके जो अकाउंट रिसीवेबल पूछे गए हैं वो 50,000 के बराबर हैं, क्योंकि कैसे आपकी जो कैपिटल लाइबिलिटीज़ हैं वो एसेट से बड़ी हैं। इसका मतलब एसेट्स में कोई चीज़ रहती है जो हमने यहाँ नहीं लिखी, वो चीज़ क्या है? अकाउंट रिसीवेबल, और उसकी वैल्यू क्या है? 50,000। तो राइट आंसर इज़ 50,000 बी में है। सो बी इज़ अवर राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बारोड मनी फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से बारो करना मतलब लोन लेना, कि हमने बैंक से लोन लिया। दिस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स विच वन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स, तो इस ट्रांजैक्शन से इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो इफेक्ट करेगा? ऑप्शन ए इज कैश एंड बैंक लोन, ऑप्शन बी इज बैंक एंड डेटर, ऑप्शन सी इज ड्राइंग्स इन कैश, एंड ऑप्शन डी इज कैश एंड बैंक। देखिए, जब भी हम बैंक से लोन लेंगे सबसे पहले हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। चाहे हम लोन ही ले रहे हैं लेकिन हमारा कैश तो इंक्रीज होगा, बैंक हमें कैश देगा, तो कैश पे इफेक्ट आएगा। दूसरा, क्योंकि हमने लोन लिया तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी जो हमें फ्यूचर में वापस करनी है। सो एक बैंक लोन भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या है? ए कैश एंड बैंक लोन। बी क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक एंड डेटर तो वो हो गया जिससे हमने पैसा लेना है, बैंक से तो हम लोन ले रहे हैं। डेटर वो जिसको हमने कहीं उधार में गुड्स बेची हुई है वो पैसा हमें लेना है। सो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। ड्राइंग्स का तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा कि पर्सनल यूज़ के लिए कुछ हमने निकाला है। और कैश एंड बैंक हमने इसलिए नहीं लिखना कि कैश बैलेंस तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर हम इसके साथ बैंक लिखेंगे इट मीन्स हम बैंक से अपना पैसा निकाल रहे हैं। उसके साथ वर्ड लोन होना ज़रूरी है, क्योंकि लोन बताता है कि ये आपने एक लाइबिलिटी ली है बैंक से। सो राइट ऑप्शन इज ए, यानी कैश एंड बैंक लोन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज 19th, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अब दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल है, अकाउंटिंग सबको पता है। एसेट्स किसके बराबर होते हैं? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के बराबर। अब इसने कहा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो एसेट्स में से अगर आप लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे तो आपकी क्या फिगर आएगी? कैपिटल। ये तो सिंपल है। तो राइट आंसर इज सी, यानी कैपिटल। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्प्लेज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी कंपनी के एक्सपेंस और इनकम्स के बारे में बताती है? तो ऑप्शंस हमें दिए हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नन ऑफ दिस। तो इसमें राइट आंसर हमारा है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट वो होती है जो कंपनी के ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में बताती है, जिसमें हमें पता चलता है कि कंपनी को या बिजनेस को कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ। बैलेंस शीट हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश के फ्लो के बारे में बताता है कि बिजनेस में हम कहाँ से कैश ला रहे हैं और उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं। और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट आंसर ए है।
राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच अकाउंट इज़ नॉट ए लाइबिलिटी अकाउंट, इसमें से कौन सा है जो लाइबिलिटी नहीं है। अकाउंट्स पेएबल, आपको एक बात याद रखनी है, एनीथिंग पेएबल, कोई भी चीज़ जो हमें पे करनी है फ्यूचर में वो हमारी लाइबिलिटी है। पेएबल इट मीन्स फ्यूचर में पे करनी है, तो अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटी है। एक्रूड एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो ड्यू तो हो गए लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए, अगेन ये भी लाइबिलिटी क्योंकि हमें स्टिल पे करने हैं। दीज नोट्स पेएबल, मैंने अभी कहा कि जो भी पैसा आपको पे करना है वो आपकी लाइबिलिटी है, सो नोट्स पेएबल भी आपकी एक लाइबिलिटी है। सी जो है कैश, कैश आपका क्या है, कैश इज़ योर एसेट, ये तो सबको पता होगा। तो इसमें से कौन सी लाइबिलिटी नहीं है, दिस इज़ सी यानी कैश, कैश आपकी लाइबिलिटी में नहीं आता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच अकाउंट डिक्रीज इक्विटी, इनमें से कौन सा है जो इक्विटी यानी कैपिटल को डिक्रीज करता है। ए एक्सपेंस, बी विड्रॉल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। देखिए जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कैपिटल हमारी डिक्रीज होती है। विड्रॉल यानी जब हम कोई ड्राइंग्स करते हैं तब भी हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है, इन दोनों की वजह से होती है। सो राइट आंसर इज सी यानी बोथ ए एंड बी, इन दोनों की वजह से ही हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है, इक्विटी डिक्रीज होती है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 3 लाख, लाइबिलिटी आर 50,000, लॉसेज आर 70,000। एसेट्स की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए ये भी सिंपल है, आपको पता है अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है। अकाउंटिंग क्वेश्चन कहता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही है। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। एक कंपनी की कैपिटल जो है वो 3 लाख की है, ठीक है, और उसकी लाइबिलिटीज़ हैं 50,000 की, 50,000 की उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। रेट 50,000, आपको इसको 50,000 पढ़ना है। और लॉस है 70,000, आपको पता ही है लॉस हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो एक बार लॉस माइनस कर लें पहले। तो 3 लाख में से 70,000 आपने माइनस कर लिया तो बचा कितना, 2,30,000। और लाइबिलिटीज़ कितनी है, 50,000 की, क्योंकि एसेट्स का टोटल कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के टोटल के बराबर होता है। इसका मतलब अगर ये टोटल दोनों का 2,30,000 और 50, 2,80,000 आ रहा है, तो हमारी एसेट्स भी कितने होंगे, 2,80,000। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो 2,80,000 इज़ द राइट आंसर और वो है डी पार्ट में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ गुड्स विल बी, अगर हमने कोई गुड्स बेची और उसमें हमें प्रॉफिट हुआ तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। ए डिडक्टिव फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से माइनस कर लेंगे। एडिड टू कैपिटल, कैपिटल में ऐड कर लेंगे। एडिड इन लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ में ऐड कर देंगे। नन ऑफ दिस। तो अभी मैंने बताया कि जो भी आपकी कैपिटल है वो इंक्रीज़ होती है जब भी आप प्रॉफिट अर्न करते हो, या जब आप एडिशनल कैपिटल लगाते हो, या जब आपको कोई इनकम होती है। तो इसमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट आपकी कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। सो राइट आंसर इज़ बी यानी एडिड इन कैपिटल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस विल बी, अगर हमें कोई इनकम एडवांस में मिल रही है तो वो क्या है। ये एडिड टू लाइबिलिटी एंड कैश, हम लाइबिलिटी में भी ऐड कर लेंगे और कैश में भी ऐड कर लेंगे। बी एडिड टू कैपिटल एंड कैश, हम कैपिटल में ऐड कर लेंगे और कैश में ऐड कर लेंगे। डिडक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी एंड कैश, लाइबिलिटी से डिडक्ट कर लेंगे और कैश से डिडक्ट कर लेंगे। और डी एडिड टू लाइबिलिटी एंड डिडक्टेड फ्रॉम कैश, कि लाइबिलिटी में ऐड कर लेंगे और कैश में डिडक्ट कर लेंगे। अभी मैंने बताया था कि कोई इनकम है वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि हाँ ये तो इनकम है, हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन ये एडवांस में मिली है, ये अभी स्टिल आपकी इनकम हुई नहीं है, ठीक है। ये एडवांस मिली है, ये तब आपकी इनकम मानी जाएगी जब आप वो सर्विस प्रोवाइड कर दोगे, तब ये कैपिटल में ऐड होगी। जब तक आप वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते जिसके लिए आपको ये एडवांस मिला गया है, तब तक ये इनकम आपके लिए एक लाइबिलिटी का काम करेगी, आपको कि आपको एक सर्विस प्रोवाइड करनी है। जब सर्विस प्रोवाइड करोगे तब ये आपकी इनकम मानी जाएगी। सो एक तो ये हमारी लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगी। अब क्योंकि आपको एडवांस मिला, इन दी फॉर्म ऑफ कैश ही मिला होगा या चेक से मिला होगा, तो आपका कैश या चेक बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो बैंक बैलेंस का यहाँ जिक्र नहीं है, तो हम कह लेंगे एडिड टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में ऐड कर लेंगे और कैश में भी। तो ये आपको याद रखना है। इनकम तो ज़रूर है, कैपिटल में मैंने क्यों नहीं ऐड की, क्योंकि एडवांस में है, अभी सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो जो भी चीज़ आपको फ्यूचर में प्रोवाइड करनी है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो आपको किसी का पैसा देना है, वो आपकी लाइबिलिटी माना जाता है, ठीक है। तो एडिड टू लाइबिलिटी एंड कैश इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ विल, अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ कर देता है तो उससे क्या इफेक्ट होगा।
ए रिड्यूस स्टॉक एंड इंक्रीज कैपिटल, स्टॉक कम हो जाएगा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। बी रिड्यूस स्टॉक एंड रिड्यूस कैपिटल, स्टॉक भी कम हो जाएगा कैपिटल भी कम हो जाएगी। सी इंक्रीज स्टॉक एंड रिड्यूस कैपिटल, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल भी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। डी इंक्रीज स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगी। देखिए दोस्तों, मैंने पहले बताया था ड्राइंग्स जब हम करते हैं तो हमारी कैपिटल को रिड्यूस करेगा, तो कैपिटल कम हो जाएगी। और जो चीज़ हम विड्रॉ कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, कैश विड्रॉ करें तो कैश डिक्रीज हो जाएगी। तो जो चीज़ हम विड्रॉ कर रहे हैं वो भी कम हो जाएगी और की कैपिटल भी कम हो जाएगी। सो आंसर इज रिड्यूस स्टॉक एंड रिड्यूस कैपिटल, यानी बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 1,30,000 एंड नेट वर्थ ₹80,000, क्रेडिटर विल बी। अगर किसी कंपनी के टोटल एसेट्स 1,30,000 के और नेटवर्थ 80,000 है तो क्रेडिटर कितने होंगे? चलिए बना लेते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन। क्या थी? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही है। एसेट्स कितने के हमें बता दिया गया 1,30,000 के, जल्दी से वैल्यू पुट कर ली। अच्छा, नेटवर्थ मतलब कैपिटल की बात हो रही है। कैपिटल कितनी है? 80,000। कैपिटल को ही नेटवर्थ भी कहते हैं। तो हमें क्रेडिटर्स निकालने हैं। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी के अंदर ही आते हैं, जिनको हमने पैसा देना है वो हमें निकालने हैं। सिंपल डिफरेंस कर लो, 1,30,000 में से 80,000 माइनस कर लो तो बाकी के आपके क्या होंगे? क्रेडिटर, क्योंकि दोनों सेट्स को बराबर करना है तो यहाँ हमें 50,000 की फिगर डालनी पड़ेगी। तो क्रेडिटर कितने हो गए? 50,000। सो राइट आंसर इज बी, यानी 50,000। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गए। अब थोड़े से हम कर लेंगे जनरल एंट्रीज के भी। इसमें जो 13 था, मैं आपको बता दूं आंसर की में जो इसका 13th आंसर है वो सी है, यहाँ पे बताया, लेकिन एक्चुअल में वो आंसर बी है। तो सी इज़ द रॉन्ग आंसर, यहाँ पे आपको एक करेक्शन करनी है। चलिए दोस्तों, कुछ जनरल एंट्रीज के भी डिस्कस कर लें। सो जनरल एंट्री में पहला है, ए जर्नल इज़ कॉल्ड ए बुक ऑफ। एक जर्नल को हम कौन सी बुक कहते हैं? ए प्राइमरी एंट्री, बी सेकेंडरी एंट्री, सी फाइनल एंट्री, डी नन ऑफ दिस। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि सबसे पहले हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। सो जर्नल इज़ ए प्राइमरी इज़ कॉल्ड ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज रेंट पेड इज़ रिलेटेड टू। रेंट पेड, कोई भी एक्सपेंस, चाहे वो रेंट है, चाहे सैलरी है, चाहे कमीशन है, चाहे इंटरेस्ट है, कोई भी एक्सपेंस अगर हम पे करते हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएगा। उसमें रूल क्या लगेगा उसको रिकॉर्डिंग के लिए? नॉमिनल का। तो रेंट पेड इज़ रिलेटेड टू ए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में तो किसी की नाम की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। रियल अकाउंट में एसेट्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। नॉमिनल अकाउंट ऐसा है जिसमें हम किसी भी एक्सपेंसेस या लॉसेस की ट्रांजैक्शन या इनकम एंड गेंस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सो राइट आंसर इज सी, यानी नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं थर्ड, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट जर्नल। अब हम अलग अलग जर्नल्स में, जिसको हम लेजर्स कहते हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे जब हम कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सो ऑप्शंस आर पोस्टिंग, बी एंट्री मेकिंग, सी एडजॉइनिंग नहीं होगा, ये एडजस्टिंग होगा, और डी जर्नलाइजिंग। तो जब हम जर्नल के बाद क्लासिफिकेशन करते हैं तो लेजर्स में अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं पोस्टिंग। सो राइट आंसर इज ए, यानी पोस्टिंग। नेक्स्ट इज एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट एट लीस्ट डैश अकाउंट। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन मिनिमम कितने अकाउंट को इफेक्ट करती है? सो ऑप्शन ए इज़ 1, ऑप्शन बी इज़ 2, ऑप्शन सी इज़ 3, ऑप्शन डी इज़ इनफाइनाइट। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो है मिनिमम, यानी कम से कम की बात की है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करती है। आपको पता ही है, जब भी हम कोई जनरल एंट्री बनाते हैं, एक अकाउंट डेबिट और एक क्रेडिट होता है। एक अकाउंट डेबिट और 2 भी क्रेडिट हो सकती हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम पूछा गया, नॉट मैक्सिमम। तो मिनिमम की बात करें तो वो कितने अकाउंट इफेक्ट होते हैं? वो होते हैं 2। सो राइट आंसर इज बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स टू मोहसिन ऑन अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू। अगर हम मोहसिन को सेल कर रहे हैं तो हम डेबिट किसको करेंगे? तो दोस्तों, आपको याद होगा जनरल एंट्री में हम कोई जनरल एंट्री बनाते हैं, अगर हम किसी को कैश में सेल करें तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है? कैश टू सेल्स। लेकिन अगर हम किसी को उधार में सेल करें तो कैश की जगह उसका नाम आ जाता है। और कैसे पता चलता है कि उधार में सेल हुई है? कैश की जगह नाम लिखा है, जैसे सेल टू मोहसिन। अब यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब उधार में है। तो जब किसी को उधार में हम सेल करते हैं तो कैश की जगह उसका नाम आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा? मोहसिन का। तो हम किसको डेबिट करेंगे? मोहसिन को। और क्रेडिट तो हमने सेल को ही करना है। ये तो जनरल एंट्रीज में सिखा चुका हूँ।
ठीक है। तो क्वेश्चन यही था कि जब हम मोहसिन को सेल कर रहे हैं हम डेबिट किसको करेंगे। अब क्योंकि मोहसिन को हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो मोहसिन को हम डेबिट कर लेंगे, क्योंकि रूल है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है, तो मोहसिन को हमें डेबिट कर देना है। सो राइट आंसर इज सी, यानी मोहसिन अकाउंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं 6 पे। इंटरेस्ट, इट इज़ इंटरेस्ट नॉट इंटेंट, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इंटरेस्ट पेड टू अली शुड बी डेबिटेड। अगेन मैंने अभी कहा कि जितने भी एक्सपेंस हम पे करते हैं वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो अगर हम अली को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हम किसको डेबिट करेंगे? ए अली अकाउंट, बी इंटरेस्ट अकाउंट, सी कैश अकाउंट और डी अकाउंट्स पेएबल। आपको याद होगा जितने भी हम एक्सपेंस पे करते हैं तो डेबिट हम एक्सपेंस को कर देते हैं। जैसे इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट टू कैश, सैलरी दी तो सैलरी टू कैश, कमीशन दी तो कमीशन टू कैश। तो हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे ना कि नाम को। सो राइट आंसर इज इंटरेस्ट। तो हम किसको डेबिट कर रहे हैं? इंटरेस्ट अकाउंट। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न टू सप्लायर शुड बी डेबिटेड टू। अगर हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं यानी गुड्स वापस कर रहे हैं तो हम किसको डेबिट करेंगे? देखिए सिंपल सा है, सप्लायर को गुड्स वापस कर रहे हैं तो सप्लायर कौन? जिसने हमें जिससे हमने गुड्स खरीदी थी। अगर हम उसको गुड्स वापस कर रहे हैं, सपोज करो सप्लायर का नाम डेविड है, अगर हम डेविड को गुड्स वापस कर रहे हैं तो वापस करेंगे तो डेबिट रिसीवर हो जाएगा उन गुड्स का। रूल है डेबिट द रिसीवर। और टू नीचे हम परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट का कुछ नहीं पूछे, इसने कहा डेबिट किसको करना है, तो डेबिट करना है हमने किसको? डेबिट को अज्यूम कर रहा हूँ, यानी सप्लायर को। सो राइट आंसर इज डी, यानी हम किसको डेबिट कर देंगे? सप्लाईज नहीं, दिस इज सप्लायर, ठीक है। तो हम सप्लायर को डेबिट कर देंगे, ठीक है। ए जनरल एंट्री दैट रिक्वायर मोर देन 2 अकाउंट इज कॉल्ड। एक जनरल एंट्री जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो, यानी 3 हो, जैसे 2 डेबिट हो गए, 1 क्रेडिट हो गया, या 2 क्रेडिट और 1 डेबिट हो गया, तो जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो उसको हम क्या कहते हैं? डबल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री या सिंगल एंट्री। तो दोस्तों एक जनरल एंट्री जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो, यानी 3 या 4 हों, उसको हम कंपाउंडेड जनरल एंट्री कहते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गए। इसके बाद के एमसीक्यूज़ हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।